सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी को भी अपनी राय देने की मुकम्मल आज़ादी होती है। जमहूरी ममालिक में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जमहूरियत होने का मुंह बोलता सबूत कह लें, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, आप अग्री करेंगे। इसी तरह जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जो दिल में आया बस कह दिया, ना बोलने से पहले सोचा ना बोलने के बाद सोचा, क्योंकि आज़ादी की भी मेरे ख्याल से कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई ना कोई हद होनी चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में खुलकर बोलने की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन हेट स्पीच पर कानून फ़ौरन हरकत में आता है। अगर इसकी आपने ताज़ा मिसाल देखनी हो तो भारत के पालतू एंकर अर्नाब गोस्वामी की सूरत में देख सकते हैं आप, जिसको पाकिस्तान के खिलाफ ज़रा सोचिए कि नफरत अंगेज़ मवाद नशर करने पर माफ़ी मांगनी पड़ी। वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 280 मरतबा अर्नाब गोस्वामी ने माफ़ी मांगी। 280 टाइम्स, 280 मरतबा। लेकिन आप कह लें कि बदकिस्मती से नाजरीन कि हमारे यहाँ कुछ सियासी कुव्वतें अपने मुफाद के लिए इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए कह लें, इस्तेमाल करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लफ्ज़ को अपने ही रियासती इदारों और उनके सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आते कुछ लोग। और भारत जो पाकिस्तान को आपको पता है नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, वो उन सियासी कुव्वतों की रियासती इदारों के खिलाफ बगावत देखकर आपको पता है कि क्या करते हैं, कैसा किरदार अदा करते हैं, जलती पर तेल का काम करते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन के मुँह में ज़बान देते हैं तो गलत नहीं होगा, या पता नहीं दुश्मन की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कह लें कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़, एक ही बात है कि या तो दुश्मन के मुँह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स, अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन है कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि भारत से पता नहीं बाकायदा ये डिक्टेशन ली जाती है। देख लें आप, एक है ये अंदर से, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है, इनके अल्फाज एक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज एक है, इनकी मुल्क से दुश्मनी एक है, इनकी तनकीद का जो हदफ है वो इदारे एक हैं। पाक फौज भारत को भी सर मत्थे से दुखती है, और जब अंदर के लोगों को भी दुखेगी तो हम कह सकते हैं ना कि भारत और अंदर के लोग जब एक ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर एक लफ्ज़ मेरे मुंह में आता है ऐसे लोगों के लिए जो इदारों पर तनकीद करते हैं, इदारों का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, भारत के मुँह में अल्फाज डालते हैं या फिर भारत के अल्फाज लेकर जो भी कहते हैं गलत बयानी करते हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ मेरे जहन में आता है, जब लफ्ज़ बोला जाता है तो सर से पाँव तक इनको आग लग जाती है। आपको पता है मैं कौन सा लफ्ज़ कहना चाह रही हूँ, समझदार हैं सब। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ जलसे किए तो अपोजिशन के कुछ हिस्सों से इक़्तिदार के हसूल और अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बाकायदा खुलकर ऐलान जंग कर दिया गया। पीपल्स पार्टी जिसने मुस्लिम लीग नून के रियासत मुखालिफ बयानिए की मुखालफत की, और जब उसने नून लीग से इदारों पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाने के सबूत मांगे तो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत खामोश हो गई, कोई सबूत पेश ना कर सकी। यही नहीं, मुस्लिम लीग नून ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो पीपल्स पार्टी को भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पटरी पर चला सके, लेकिन पीपल्स पार्टी का माजी का जो तजर्बा है कहने के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था और मुस्लिम लीग नून उससे हाथ भी कर चुकी थी। इसलिए इस बार तीर वाली पार्टी ने, पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, उसने माजी की गलतियों से सीखते हुए कह लें कि नून लीग के इंतशार पर मबनी जो पॉलिसीज़ हैं उसका हिस्सा ना बनने का फ़ैसला किया, इसी में अपनी बेहतरी जानी। अब मुस्लिम लीग नून की आला लीडरशिप को ये बात कहाँ हज़म होनी थी, बड़ी बुरी लगी उनको ये बात कि उसकी इत्तेहादी जमात उसके रंग में नहीं रंगती, तो विफाकी वज़रा के बकौल उसने आखिर में तंग आकर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हाथ कर दिया और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जानते बूझते हुए हरा दिया। फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून के कायद जो बानी एमकेएम के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने रियासती इदारों के सरबराहान पर एक और संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया। संगीन नौयत का मतलब समझते हैं ना आप, छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं, कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, संगीन नौयत का इल्ज़ाम। शायद इसको मेरे ख्याल से इल्ज़ाम भी ना मैं कहूँ तोहमत कह दूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक होगा ना, तोहमत।
सियासी मुखालिफिन किसी भी नौयत के इंतखाब में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तुंदो तेज़ नश्तर बरसाते हैं तनकीद के, लेकिन तोहमतों तक बात आ जाए। अब बकरी नौयत का शोशा छोड़ दिया गया, जो बाकायदा आप कह लें कि एक फ़साद समझ लें, काफ़ी है ये फ़साद क्रिएट करने के लिए। इन्होंने बड़ी पोस्ट पर बैठी आला शख्सियात का बाकायदा नाम लेकर ये इल्ज़ाम लगाया, तोहमत कह लें कि जी उनकी साहिबजादी जो है इनकी, उसको स्मैश करने की प्लानिंग की जा रही है, मनसूबाबंदी की जा रही है। अब मुझे एक चीज़ बताएं नाजरीन, समझ में नहीं आता मेरे, क्या बखरे लोग हैं ये। नून लीग की जो नायब सदर है, बकौल उसके अब्बा जी के कि उसको स्मैश करने की प्लानिंग की जा रही, नून लीग की नायब सदर की जान को किसी से खतरा कैसे होगा, ज़रा मुझे ये बताइएगा। अगर किसी ने इस मोहतरमा को नुकसान पहुंचाना होता तो जब ये जेल में थी तब इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता था ना आसानी से, लेकिन ऐसा ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और अल्लाह ना करे कि इनके साथ कुछ बुरा हो। और जब सेनेट इंतखाबात हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए, तब भी कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। लेकिन चेयरमैन सेनेट के चुनाव के एक दिन पहले इतना संजीदा इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, समझ में नहीं आता। ज़रा सोचिए। और सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है कि कोई इन्हें क्यों नुकसान पहुँचाना चाहिए? कौन है ये? क्या पहचान है इस खातून की? कौन है ये मरियम नवाज? नून लीग के कायद जो कि इश्तिहारी है, फरारी है, डरपोक इंसान वहां बैठा है छुप के, बीमारी के पीछे छुप के, वो बीमारी जो पता नहीं है भी या नहीं है, उसकी ये साहिबजादी खुलकर रियासत के आला तरीन इदारों और उनके आला अफसरान के खिलाफ बदतरीन ज़बान इस्तेमाल करते रहे और अब भी कर रहे हैं। लेकिन आफरीन है उन इदारों और आला अफसरों पर जो सब्र और तहम्मुल से, बड़े जिगरे के साथ कह लें, बड़े ज़र्फ के साथ कहूँ तो गलत नहीं होगा, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि वो मुल्क में फसाद नहीं चाह रहे। ये जो बाप बेटी चाह रहे हैं ना, इनके इरादे तो अब किसी से ढके छुपे नहीं है। ये बाप बेटी तो पता नहीं कितना इंतशार चाह रहे हैं, तभी तो इस तरह की बयान दिए जाते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं ताकि इंतशार फैले, लोगों को पंप किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए। लेकिन आज मैं सलाम पेश करूंगी उन लोगों के ज़र्फ पर, उनकी बर्दाश्त पर, तहम्मुल पर, मैच्योरिटी पर, कि वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, मुल्क के लिए, अमन के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना ये बाप बेटी तो पता नहीं क्या चाहते हैं। ये पता नहीं पे ज़रा गौर कीजिएगा, पता नहीं ये बाप बेटी किन इरादों पर है। नून लीग की जो आला क़यादत है, अगर मैं कहूँ कि जो कौमी सलामती के उन इदारों का सब्र आजमाए चले जा रही है तो गलत नहीं होगा। और इदारे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं सिर्फ मुल्क के लिए, क्योंकि वो चाहते, इंतशार नहीं चाहते। ये जो बाप बेटी एजेंडा चाहते हैं ना, जो पूरा करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये हो, कि इस बाप बेटी का प्लान कामयाब हो। और ये लोग उस खामोशी का, उस सब्र का, उस तहम्मुल का, उस मैच्योरिटी का, उस आला ज़र्फ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारत के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की खुलकर कैंपेन चला रहे हैं। है ना दुख का मुकाम, है ना तकलीफ़ का मुकाम कि आपकी नेशनलिटी क्या? पाकिस्तान। आप पाकिस्तानी हैं और आप भारत का एजेंडा लेके चलें। आप यहाँ से बात करते हैं, उधर से भारतीय चैनल्स की जीनत बनती है आपकी, आपके अल्फाज, आपके बयान। जीनत उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अगर ये महसूस करें, हमारे लिए शर्मिंदगी कि एक पाकिस्तानी की बात पर, के बयान पर एक रिवायती हरीफ मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है, हमारी खुशी कभी उनको बर्दाश्त नहीं होती। अगर वहाँ शादियाने बजे तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं मेरे फ़ैन पेज पर आकर, और आप यकीन जान लें, मैं दिल पर हाथ रख के कहती हूँ, मैं ये हल्फन बात कहती हूँ कि मुझे खुशी होती है जब भारत के लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं आईना दिखाती हूँ ना भारत को, मैं नरेंद्र मोदी को आईना दिखाती हूँ। कश्मीर पर खुलकर बात करती हूँ, कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं, ढाए जा रहे हैं, खुलकर बात करती हूँ। माइनॉरिटीज़ पर जो जुल्म किया जा रहा है भारत में, उस पर खुलकर बात करती हूँ। सिख बिरादरी के साथ हूँ मैं, वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, मसाजिद को मसमार किया जाता है, मैं खुलकर आवाज़ उठाती हूँ। तो क्यों अच्छी लगूंगी वहाँ के लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बारे में भारत के लोग बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन वो मेरी तारीफ़ करेंगे उस दिन मैं परेशान हो जाऊँ कि मेरी तारीफ़ क्यों की जा रही है। लेकिन इस बाप बेटी को शर्म नहीं आती कि हैं ये पाकिस्तानी, और जब इनकी तारीफ़ भारत में होती है, इनके बयानात पे वहाँ ढोल की थापे बकायदा रक्स किए जा रहे होते हैं, शादियाने बजाए जा रहे होते हैं, हेडलाइंस की जीनत बने होते हैं बाप बेटी, तो इनके लिए खुशी का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोग महसूस करो
और मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, वो बनते दिखाई देते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ पता है ना, देखें ज़रा इस बंदे को, देखें ना, ये बात करने से पहले सोचता है और मुझे पूरा यकीन है कि बंदा बात करने के बाद भी नहीं सोचता। देखें ज़रा इसके तासुरात, इस साहब के अल्फाज। किसी के खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए और किसी को भी मेरे ख्याल से हक नहीं हासिल कि वो किसी को गद्दार होने का टाइटल दे दे, लेकिन जावेद लतीफ़ ने रियासती इदारों के खिलाफ जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसको सुनकर इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या ये वाकई एक पाकिस्तानी के अल्फाज थे। अगर आप टीवी स्क्रीन पर ना देखें, सिर्फ मियाँ जावेद लतीफ़ की ऑडियो सुने, तो यकीनी तौर पर ऐसा लगेगा जैसे भारतीय सियासतदान पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, कोई भारतीय सियासतदान। मुस्लिम लीग नून अब भी अपने कायद के बयानियों को लेकर आगे चल रही है। क्या कहते हैं जावेद लतीफ़ कि जी नून लीग के कायद ने अपनी साहिबजादी के खिलाफ साजिश करने वालों का नाम लिया, तो इसमें क्या गलत हो गया। और तो और ये गिला कर रहे हैं कि नून लीग के कायद के संगीन इल्ज़ाम पर मीडिया ने क्यों नहीं उछाला उसे और उनका साथ क्यों नहीं दिया। अब इसका मतलब तो सीधा सीधा ये कि वही काम जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार फैलाता है, नफरतें फैलाता है, मनफी प्रोपेगेंडा करता है, नून लीग चाहती है कि ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया भी करे और अपनी आवाम को अपनी ही रियासती इदारों के खिलाफ करने में अपना किरदार अदा करे। इन लोगों के साथ मिलकर क्यों भाई, क्यों अपने मुल्क के खिलाफ जज्बात उभारे। यानी ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता अनारकी फैले, इंतशार फैले, पता नहीं क्या हो जाए और मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। खुला खुला एजेंडा इनका आपके सामने है। अब तो खुल के सामने आगे से ज़्यादा क्या होता है खुल के सामने आना। अब आप देखें कि जावेद लतीफ़ ने कहा कि अगर नून लीग की नायब सदर को कुछ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगेगा। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए जावेद लतीफ़, तुम जैसे लोगों को, जिसका खाते हो उसी में छेद करने की बातें करते हो। ये है आप लोगों की हुब्बुल वतनी। अच्छा ये लोग, अब ये लोग कहेंगे फिर एंड में एक ही बात, ज़बान फिसल गई थी हमारी, तो जोश में जज्बात में कह दिया। अच्छा ये जोश ये जज्बात सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ ही क्यों आता है तुम लोगों को? ये जब ज़बान फिसलती है मुल्की इदारों के खिलाफ ही क्यों? कभी अपने कायद के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं ज़बान फिसलती? जज्बाती क्यों नहीं हो जाता तब? कभी सच बोलो ना अपने कायद के खिलाफ, तो जज्बात में आए बगैर भी सच बोलो, तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। अब मियाँ जावेद लतीफ़ ने बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक बात की, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए जितनी उतनी कम है। ये वही सिनेरियो बन रहा है नाजरीन, जैसा आपको याद है बानी एमक्यूएम के दौर में रहा। वो शख्स भी पाकिस्तान तोड़ने की बात करता था हमेशा खुल्लम खुल्ला, और अब नून लीगी रहनुमा भी बेशर्मी से ढिठाई के साथ पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। किस एजेंडे पर हैं, किन के हाथों में खेल रहे हैं ये? अब आप बताएं ज़रा कि जब ये लोग इस किस्म की बातें करेंगे तो क्या रियासती इदारों में बेचैनी की फ़ज़ा पैदा नहीं होगी? ये मियाँ जावेद लतीफ़ खुली तड़ियों पर उतर आया है कि अगर उनके लीडर को कुछ हो गया तो फिर अवाम सड़कों पर आ जाएगी, रियासती इदारों से जवाब लेगी। अब आप खुद फैसला करें नाजरीन कि मुल्क तोड़ने की बातें कौन कर रहा है। भारत भी यही चाहता है कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता। और पीडीएम के जलसों में भी कभी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की बातें की गई, कभी कहा गया कि उर्दू तो हमारी ज़बान ही नहीं है। ऑपोजिशन के इन जलसों में लाहौरियों पर अफगानिस्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ देने का खुल्लम खुला इल्ज़ाम लगाया गया। और ये जावेद लतीफ़ क्या कहता है कि मीडिया उनकी जमात के साथ होने वाले जुल्म को नहीं दिखाता। मेरी अर्ज़ है भाई साहब, एक तो आपका मुतालिबा गलत है और दूसरा कभी आपने या आपकी जमात के किसी भी रहनुमा ने ये जहमत की है कि वो वजाहत करे कि भारतीय मीडिया पीडीएम के जलसों और उसके बयानियों को इतनी अहमियत क्यों देता रहा? क्या वजह थी, क्या था ऐसा उन जलसों में जो भारतीय मीडिया दिखाता रहा? मजाल है किसी ने कहा हो कि भारतीय मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है? उस पर मुस्लिम लीग नून की खामोशी इस बात का सबूत, बाकायदा सबूत है कि जमात खुद चाहती है कि इसके बयानियों को भारतीय मीडिया उछाले। पता नहीं बयानिया ही वहाँ से लेकर आए होंगे, तभी तो वो छालते हैं, क्योंकि मकसद जो एक है उनका और इनका। अब मैं खुलकर कहती हूँ, एक मकसद है, एक एजेंडा है आप लोगों का और भारत का। अब आप देखें नाज़रीन कि मुस्लिम लीग नून अब पाकिस्तान ना खप्पे का नारा क्यों लगाना चाहती है, ज़रा गौर करें। ये जावेद लतीफ़ की जो बात है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जब इस शख्स ने कहा कि अपनी मर्ज़ी के नताइज लेने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मर्ज़ी के नताइज कौन लेता है? ज़ाहिरी सी बात है कि इनका इशारा उन्हीं कुव्वतों की तरफ है जो इनके बकौल नून लीग की नायब सदर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं दोबारा कहूँगी, कौन है आपकी नायब सदर?
क्या अहमियत है, क्या है उसके क्रेडिट में कि उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा? कौन है वो? इससे एक बात और क्लियर हो जाती, वाज़ेह हो जाती है कि मुस्लिम लीग नून चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हार का गुस्सा इदारों पर निकाल रही है। और बाद सियासी हलके तो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने तो पीपल्स पार्टी से रियासत मुखालिफ मुहिम में बदला लेते हुए जानबूझकर यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाया था। अब इस एतबार से अगर देखें तो नून लीग, वो पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, ये कर रही है। ये कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार कर रही है कि एक तरफ ये साबित करे कि इदारों ने मुदाखलत करके यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त दिलवाई है, और दूसरी जानिब नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ किए गए हाथ पर ड्रामा करके खुद को साफ बचा सके। बड़े तेज़ लोग हैं ये। काश ये पॉजिटिव वाले तेज़ होते तो मुल्क का ये तेज़ है, ये अपने लिए, अपनी जायदादें बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को संवारने के लिए। काश ये मुल्क के लिए तेज़ होते। पाकिस्तान ना खप्पे की बात एक पाकिस्तानी अगर करे नाजरीन, और फिर उस पर शर्मिंदा भी ना हो बल्कि डिटाई के साथ अड़ जाए कि मैं तो सही गल की थी, तो फिर यही कहा जा सकता है कि रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में बाकायदा साजिश के साथ, प्लानिंग के साथ मुहिम चलाई जा रही है। अगला क्लिप होगा ये जावेद लतीफ़ का, वो भी देख लें ज़रा कि क्या कहते हैं अपने कि ये शख्स क्या कह रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ना इनको बात करने से पहले पता चलता है, ना बात करने के बाद एहसास होता है कि हमने क्या बात की है। अब ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया ऐसा, मतलब कोई गलत बात तो मैंने की नहीं है, यानी इनको पता ही नहीं है। इस हवाले से उस्मान डार साहब कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये उम्मीद थी कि मियां जावेद लतीफ़ साहब अपने बयान पर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन वो तो 2 कदम और आगे निकल गए। ज़रा सुनिएगा क्लिप, डार साहब क्या कहते हैं। सुना आपने डार साहब के कह रहे हैं कि जिनको उम्मीद थी कि जी मियां जावेद लतीफ़ अपने बयान पर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन वो तो 2 कदम और आगे निकल गए। मुस्लिम लीग नून का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उठा कर देख लें तो इसने कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया मगर माफ़ी नहीं मांगी। डॉन लीग्स पर उल्टा पाक फौज ने इन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मजाल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किसी बात पर माफ़ी मांगी हो। नून लीग के कायद का ये बयान के मुंबई हमले पाकिस्तान ने किए थे, छोटा बयान था ये, उस पर भी कोई शर्मिंदगी का आसार नहीं। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मुजरिमाना खामोशी पर माफ़ी मांगने के बजाय मौजूदा हुकूमत पर मकबूजा कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। लेकिन किस मुँह से? छुप छुप कर मोदी से मुलाकातें, लेकिन कौम से कोई माफ़ी नहीं। हाँ, एक माफ़ी मांगी और वो मिल भी गई, और वो माफ़ी एनआरओ की सूरत में थी। और अब भी नून लीग की यही कोशिश है कि किसी तरह से एनआरओ मिल जाए। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ना खप्पे के नारे पर नून लीग से माफ़ी की उम्मीद रखना, कहते हैं कि अहमकों की जन्नतों में रहने के मुतरादिफ। मरियम नवाज़ का क्लिप देखिएगा। अभी तो नून लीग की नायब सदर पर ज़मानत के गलत इस्तेमाल करने पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत भी हुई है, और ये जो नून लीग की नायब सदर है दोबारा गिरफ्तार भी हो सकती, मैं आपको बता रही हूँ, ये दोबारा गिरफ्तार भी हो सकती हैं बहुत जल्द। और शायद इस वजह से भी पाकिस्तान मुखालिफ आप कह लें बयानिए और रियासती इदारों पर चढ़ाई में तेज़ी देखने में आ रही है, क्योंकि जब जब इनको अपना बुरा टाइम नज़र आ रहा होता है तो इनका फिर एक ही आपको पता है प्लान रह जाता है कि तुंदो तेज़ तनकीद के नशर बरसाए जाएँ पाकिस्तान के इदारों की जानिब, और रियासती इदारों को ये टारगेट करने की कोशिश करती हैं। पुराना वतीरा है बाप बेटी का, अब तो बच्चा बच्चा समझता है इन बाप बेटी की सियासत को, इनके तर्ज सियासत को, इनके सो कॉल्ड जमहूरियत को, कि इनकी नज़र में जमहूरियत आखिर है क्या, और जमहूर की बेचारे की औकात क्या इनकी नज़र में। बड़ा सोच समझ के मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ कि हमारी अवाम की, जमहूर की औकात क्या इन लोगों की नज़र में। अवाम को वो खोडे लाइन लगाए रखा, 3-3 बारियां इन्होंने ली, क्या किया मुल्क के लिए? अपनी जेबें भरी, अपने खजाने भरे, अपनी जायदादें बनाई, अपनी आने वाली जो मैं कहती हूँ 10 नस्लों को सिक्योर कर लिया, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम के हाथ कुछ नहीं आया। जो जमहूरियत कहा जाता है ना, उस जमहूर के हाथ कुछ नहीं आया। शर्म से डूब मरना चाहिए इन बाप बेटी को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस की एक और लहर पाकिस्तान पर हमला आवर है। एनसीओसी ने भी एक बार फिर से लॉकडाउन और एसओपीज का इतलाक सख्त कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन अब तक सबको मिल नहीं पा रही है। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है से मुतालिक बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है सेक्रेटरी बाराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जो कोरोना के हवाले से अक्सर आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे, लम्हा बलम्हा आगाह रखते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर नौशीन साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो तीसरी लहर आ गई है बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि नफसियाती तौर पर लोगों को बड़ा मुतासर कर रही, क्योंकि कह रहे हैं कि ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब साथ ही वैक्सीन भी मुल्क में आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन के बावजूद ये नई लहर है इसकी लोगों को समझ नहीं आ रही है। क्या वजह समझ आती है? जी थैंक यू।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमारी अपने लोगों से थोड़ी सी बदएहतियाती हो रही है, एसओपीज़ पे अमल दरामद नहीं है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें गई थी और लोग एकदम से जो है वो रिलैक्स हो गए थे। वह उन्होंने ऐसे सोचा कि शायद कोरोना जो है वो अब हम उससे निजात पा चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कोरोना मौजूद था और पिछले 2-3 हफ्ते में हमें एक वार्निंग मिल रही थी कि हमें एक कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड ट्रेंड जो है नज़र आ रहा था। जैसे कि पॉजिटिविटी रेशियो कुछ के पास चला गया था और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते हुए 3.5 हुआ, 4 हुआ और आज वो 6 के पास पहुंच गया है। तो इसी तरह से जिस तरह से पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली गई है, तो ये एक वार्निंग तो हमें मिल रही थी, मगर लोग जो थे वो एसओपीज़ पे अमल दरामद जो है वो उतना सीरियस उसको समझ नहीं रहे थे। दूसरा, वैक्सीनेशन जो है ज़ाहिर है कि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में, क्योंकि किसी मुल्क में भी वैक्सीनेशन को इफेक्टिव होने के लिए उसकी 70% आबादी को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है, तभी हम उस हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच सकते हैं जो कि वबा के फैलाव को रोक सकती है। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो वेरियस स्टेप्स ले रही है कि इसको हमने कैसे स्पीड अप करने वैक्सीनेशन प्रोसेस को, और एनसीओसी ने कुछ डिसीजंस भी लिए। ठीक है जी, डॉक्टर अशरफ साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर साहबा को भी सुना, अभी जो हर्ड इम्यूनिटी की बात की जाती है इस हवाले से भी ज़रा अपडेट कर दीजिएगा। और जो तीसरी लहर सामने आई है और बहुत से लोगों का क्या ये मानना है कि जी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये कोई नई म्यूटेटेड फॉर्म है। क्या दुनिया से कोरोना के खात्मे की कोई आपको नज़र आता है कि चांसेस हैं, कुछ हो सकता है कोई पेश गोई, या फिर हम कह सकते हैं ख़तरा हमेशा मंडलाता रहेगा? अब कोरोना तो हमेशा रहेगा और इसी तरह बार बार म्यूटेट होकर आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज्जत बख्शी कि हम कोविड-19 के लिए, लेकिन ये कि आपने जो एंट्रो में फरमाया कि अशरफ निज़ामी है जो कि हमेशा कोरोना के बारे में टीवी पे, मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बाकी जो है एज अ सोशल वर्कर और एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आपकी खिदमत और लोगों के साथ हमारा कंसर्न रहता है, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि आप कोरोना के हवाले से अक्सर मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, तो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन शायद लोगों ने आपको इतना नहीं सुना होगा कि आप हड्डियों के बारे में बात करें, तो मैंने इस आपका तारुफ करवा दिया कि आप कोरोना के हवाले से बहुत ज्यादा बात करते हैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सर्टनली मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि देखें, कोविड के लिए ये कहना कि लोगों ने मतलब अमल दरामद छोड़ दिया, जैसे मैडम नौशीन फरमा रही है, मैं समझता हूँ ये हुकूमत ने इंप्रेशन दिया कि हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और क्योंकि लोगों को कहा कि हुकूमत के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया एंड वी आर द वन इन द वर्ल्ड जो कि हमारे साथ हुआ, तो लोगों ने बिल्कुल सही समझा और सही जाना। मैं समझता हूँ कि मैं डे वन से आपके साथ भी और बाकी दोस्तों के साथ भी जो बात शेयर करता हूँ कि वी हैव टू लाउड अबाउट इट कि कोविड-19 जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये फिर बढ़ रहा है और दुनिया से हम अलग थलग नहीं है। ये खुदारा हमें जो है चीज मतलब ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि दुनिया के साथ ही हम जी रहे हैं, और उसके लिए जो ये तासुर के अभी कम हो गया, कंट्रोल हो गया, दिस वाज अ मिसकंसेप्शन। और अभी तक जो हमारा मुल्क है जो कि हम समझते हैं अवाम नास को, स्टिल दे आर इन डिनायल। अभी तक लोग समझते हैं कि कोरोना नामी कोई चीज नहीं है। और मैं जैसे पहले भी आपसे शेयर करता रहा हूँ कि मास है उन लोगों के जिनके घर से या तो जनाजे उठे हैं या जिनके अजीज़ व अकारब इसके साथ हुए, देन दे रियलाइज कि यस कोरोना इट इज। हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर ये डिनायल मौजूद है, हुकूमती मतलब हमारे जो लोग हैं उनके अंदर ये डिनायल मौजूद है। सो वी हैव टू पुट एन कैंपेन ओवर इट कि जनाब ये कोरोना है और कोरोना की अब तीसरी लहर जिसे हम कहते हैं ये आ चुकी है। एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मतलब नहायत मतलब मैं समझता हूँ कि दिल बर्दाश्त होकर मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि हुकूमत ने और लोगों ने अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं सीखा। पहले भी जब 2020 के अंदर मार्च के अंदर ये कोरोना के लिए आया और कप्तान बॉर्डर की हमारे सामने आई, तो दुनिया में ये बड़ा क्लियर था कि अब एक कोविड की आ गई है नई वेरिएंट, जिसके अंदर जो है साउथ अफ्रीका, ब्राजील और यूके के अंदर जो था वो वहां देखने में आया। हमने फ्लाइट्स के ऊपर भी ऐसा कोई कंट्रोल ना किया कि उनको हम कंट्रोल करते जो वहां से आने, और एकदम जो फैल गई। और पब्लिक हेल्थ के अंदर ये कहा जाता है कि 3 स्टेजेस होती हैं, हम 3rd स्टेज के अंदर आ गए हैं, मतलब ब्रिटेन के साथ के कम्युनिटी टू कम्युनिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। अब जो आके मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है उसने फैसला दुरुस्त फैसला किया, दैट इज अबाउट द लॉकडाउन, कि जो जहाँ पे भी हमारे साथ ये रेड एरियाज है जहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये कोरोना के मरीज ज्यादा हैं, और वहां पे जो किया और 5,
5-6 बजे जो है दुकानें बंद करने का जो फैसला किया, मैं समझता हूँ ये बहुत सेंसिबल फैसला है। और इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट शुड बी मेड इंश्योर कि उसके ऊपर हम जो इम्प्लीमेंटेशन करें। जो एक और चीज आपने जो फरमाया कि हमारे साथ वैक्सीन के प्रोसेस की खातिर, वैक्सीन के लिए देखिए मैडम, मैं आपसे शेयर करूं कि यूके जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर भी जो सबसे ज्यादा डिनाइल है दैट इज द पाकिस्तान कम्युनिटी। हमारे यहाँ भी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट ने गो के मतलब 5 लाख हमारे से तो कुछ भी नहीं, दीज आर पीनट्स। और जैसे डॉक्टर नौशीन फरमा रही थी कि हमें कम से कम 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन हैज टू बी वैक्सीनेटेड, फिर हम समझेंगे कि हमारे साथ हर्ड इम्यूनिटी आ गई और हम लोग अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अभी पाकिस्तान में हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मैं जानता हूँ कि दोज हु आर इन द फॉर्म ऑफ डिनाइल और चाहते हैं कि हमने अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवानी, वैक्सीनेशन नहीं लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें जिम्मेदारी के साथ और हुकूमत को बाय फोर्स ये करना चाहिए कि ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स दे हैव टू गो बाय द वैक्सीनेशन सिस्टम और उसके साथ एसेंशियल करवा के दें। 60+ के लिए लाहौर के अंदर, आई एम श्योर कराची के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कहा है कि वहां पे लगवाएं। लाहौर के अंदर अब जो किया है, जो यहाँ पे सेंटर के साथ किया है कि इट इज नॉट अबाउट द मतलब डैशबोर्ड के लिए कि जो भी 60+ वाले लोग हैं सिंपल अपना CNISI लेके जाए वो देखें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, क्या उस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं? देखिए जी, अभी तक तो बहुत माइल्ड से साइड इफेक्ट्स आए हैं, जिसमें एक पेन एट इंजेक्शन साइट है, थोड़ा सा फीवर है या बॉडी एक्स है, जो कि सिंपल पैनाडोल के साथ 2-1 दिन में रिजॉल्व हो जाती है। अभी तक हमें पूरी दुनिया में कहीं भी इस वैक्सीन से एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हुए और ना ही पाकिस्तान में कोई सीरियस एडवर्स रिपोर्ट हुआ है अभी तक। ठीक है। और ये भी सवाल कि जो वैक्सीन है क्या हर उम्र के अफराद के लिए फ़ायदेमंद है, बच्चों को भी लगाई जा सकती है? देखिए, दुनिया में वैक्सीन है वो 18+ के लिए की जा रही है, तो भी 18 हम लोगों को नहीं ठीक है जाती है, 18+ बच्चों को अभी कंसिडर किया जा रहा एलिजिबल वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो वैक्सीन है, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जी जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, और जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, ज़ाहिरी बात है थोड़ी बहुत इम्यूनिटी उनके अंदर आ जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो उन पर जब दोबारा अटैक होगा, दूसरी बार जब उनको कोरोना होगा, तो शायद हम कह सकते हैं कि वो उन लोगों से ज़्यादा इम्यून होंगे या ज़्यादा लड़ लेंगे कोरोना से, या कोरोना उन पर उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकता जिस तरह के पहले अटैक में हो सकता है। देखिए, मैं कैटेगोरिकली इसके बारे में स्टेटमेंट देना चाहूंगा। नथिंग टू स्पीक अबाउट के एंटीबॉडीज की बहुत सी किस्में हैं जो कि साथ करके टेस्टिंग के साथ बताया जाता है। एंटीबॉडीज का बनना डज नॉट मीन बाय एंड स्टिल वी आर इन अ लर्निंग फेज के एंटीबॉडीज कब तक और कहां तक रहेंगी। मेरी नाकस राय के अंदर मैं समझता हूँ, और जो हमारे एक्सपर्ट भी हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको कोरोना हो चुका है और आपके पास पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप नाउ यू आर फॉलिंग इन दैट एज, तो आपको वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए। और जैसा अभी मतलब मैडम नौशीन भी फरमा रही थी कि इसके साइड इफेक्ट्स, पर्टिकुलरली वो कोरोना की जो वैक्सीन हमारे साथ इसको चाइनीज ने दी है, उसका कतई तौर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन यू कैन नॉट कॉल इट एज अ साइड इफेक्ट, इट इज अ सिंपल बॉडी रिएक्शन। और हर एक को ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर भी होगा और इस किस्म की होगा, इट इज अ माइल्ड, जैसे किसी भी वैक्सीन के साथ होता है। तो इसके लिए कतई तौर पे इसके साथ कोई इसको मतलब मुकत नहीं देना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, जो लोग समझते हैं कि वैक्सीन के साथ जो मतलब फला किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी। हॉलैंड के अंदर वो एक दूसरी वैक्सीन है, उसके अंदर भी जो WHO के चीफ है उन्होंने कह दिया कि इट इज नथिंग डूइंग। देयर आर सर्टेन फॉर्म्स, जब वैक्सीन लगाई जाती है तो पूछा जाता है कि अगर आपके साथ रिमोटाइड आता है कि मेडिकेशन, चले मैं मतलब उस पर नहीं जाना चाहता कि किस किस्म की आप मेडिकेशन ले रहे हो, और अगर वो मेडिकेशन आप ले रहे हैं फिर उसको स्टॉप करते हैं और उसके बाद इसको वैक्सीन को लिया जाता है। अगर ऑलरेडी किसी के साथ प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर है तो फिर उस कॉम्प्लिकेशन के लिए, जैसे हमने नीदरलैंड के अंदर या बाकी 1-2 मुल्कों के अंदर जो देखा है, दोज आर मोर सेंसिटिव इन दैट सेंस, तो फिर उसके लिए उसको रोकने की खातिर है। बट इट इज द वैक्सीनेशन सेंटर, जब देखते हैं डॉक्टर साहब बाकायदा तौर पे वहां पे देखते हैं, पूछते हैं किस किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं, आपका मतलब जो फिजिकल है वो कैसी फिटनेस है,
और फिर उसके बाद नाउ बट इन पाकिस्तान वी आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह कि फॉलो अप के लिए वहीं पे 20 मिनट लगाने के बाद आपको रिलैक्स करके देखा जाता है विद अ कंप्लीट मेडिकल कवर। सो मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि खुदारा किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा की तरफ ना जाएं। यू हैव वेल टेकन केयर, आपके हेल्थ प्रोफेशनल दे हैव द कैपेसिटी कि आप जब वैक्सीन लगवाएंगे तो इंशाल्लाह दे विल टेक केयर ऑफ यू। सो नथिंग टू वरी अबाउट। जिनको आपका डॉक्टर कह रहा है उसके लिए आपको जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर अशरफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम लोगों को ज़रा ये बताइएगा, समझाइएगा बीइंग अ डॉक्टर कि आप तमाम चीज़ों पे गहरी नज़र रखती हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, पहले तो लोग कोरोना को नहीं मानते थे, उसको भी देखकर लिटरली दिल ख़राब होता है, दिल चाहता है दीवार में टकरे मारे कोई कि जी कोरोना तो है ही नहीं। अभी भी आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे कहेंगे साजिश है, कोरोना कहाँ है, आपने देखा है तो कोरोना है ही नहीं। अब इसी तरह बहुत से लोग वैक्सीन के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बाकायदा। आई डोंट नो वो क्यों कर रहे हैं। कुछ तो चले कह सकते हैं कि तालीम की कमी है, कुछ इतने पढ़े लिखे नहीं है, बाशाऊर नहीं है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग जब हरकत करते हैं तो क्या समझ आती है। आप प्लीज क्या मैसेज देना चाहेंगी बीइंग अ डॉक्टर, उनको बताना चाहेंगी, किस अंदाज में समझाना चाहेंगी कि कोरोना भी है और वैक्सीन के बारे में भी प्रोपेगेंडा ना किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक ऐसी तादाद भी हमारे पास मौजूद है जो कि रिफ्यूज तो नहीं कर रही, मगर उनमें थोड़ी हेजिटेंसी है। दे जस्ट वांट टू वेट एंड सी, क्योंकि ये वैक्सीन पहली दफा लग रही है तो वो सिर्फ उनकी बिल्कुल होती है कि उनको थोड़ा ऑब्जर्व कर लें, हम उनको जरा 2-4 महीने देख लें कि उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। तो अब जैसे जैसे ये लगी जा रही है लोगों का कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, क्योंकि जिनको लगी है उनको फायदा ही हो रहा है, उनको नुकसान नहीं हो रहा, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है एंड दे आर परफेक्टली फाइन। बल्कि वैक्सीन लगाने के बाद भी जो है वो मेजॉरिटी में कोई साइड इफेक्ट्स या जिससे रिएक्शन हम डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल वैक्सीन जो है इसके ऊपर बहुत डिटेल रिसर्चेस हुई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और पाकिस्तान की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जो वैक्सीन पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं उनको उन्होंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, उन वैक्सीन्स को बहुत डेप्थ में जाके स्टडी किया है उसके तमाम ट्रायल्स को, और उसको फिर उन्होंने सेफ डिक्लेयर किया है हमारे मुल्क में इस्तेमाल के लिए। तो इसलिए लोगों को मैं यही कहूँगी, अपने तमाम अवाम को, कि आप अपनी हुकूमत पे भरोसा करें। हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन तमाम वैक्सीन्स को क्लोजली मॉनिटर करके फिर आपके लिए ये वैक्सीन्स अप्रूव की हैं और सिलेक्ट की हैं, एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, क्योंकि देखें दुनिया में एक वक्त था कि जब स्मॉल पॉक्स जो था, चेचक जो थी, वो एक मोहलिक जानलेवा मर्ज थी। आज उसका दुनिया में वजूद नहीं है, और वो सिर्फ एक वैक्सीन की वजह से, कि एक वैक्सीन बनी थी, लोगों को वो वैक्सीन लगाई गई थी, तो स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया से रेडिकेट हो गया था। तो इस वबा से भी अगर हमने छुटकारा पाना है तो हम सबको भी इस वैक्सीन को, आपके मुल्क के लिए भी एक खिदमत है, आपके अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये वैक्सीन हम सबको लगवानी है और इसको हमने एक नेशनल कॉज समझ के लगवानी है, एंड इट इज सेफ। और बिल्कुल हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करती है कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में आपको लगे, आप लोगों की टेक केयर की जाए, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं, वो फ्रंट लाइन के ऊपर अपनी पूरी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और अब ये आवाम का फर्ज है कि वो आगे आए और इसमें अपना हिस्सा डाले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका भी, डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आखिरिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पर सिद्दीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, मरियम के हवाले से बड़ी खबर है आपके पास, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जैसा कि आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उसमें बड़ी पेशरफ जो हुई है वो ये है कि मरियम साहिबा को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये पहला मुश्किल मरला था जो नैब को अबूर करना था, कि नैब को ये साबित करना था कि उनकी दरख्वास्त काबिल समाअत है, क्योंकि हमने कल देखा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे थे, तजिए हो रहे थे और 3 बातें कही जा रही थी। पहली ये कही जा रही थी कि क्योंकि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जब मरियम साहिबा को जमानत मिली थी तो नैब ने उस जमानत को चैलेंज किया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो कहा जा रहा था कि इसलिए लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करेगी। दूसरा ये कहा गया कि जिस बेंच ने जमानत दी थी ये उसी बेंच को ट्रांसफ़र किया जाएगा ये केस। तीसरा कहा जा रहा था कि इसमें नैब ने जिस तरह से लिखा कि मरियम सफदर
इदारों पर हमले कर रही हैं, फ़ौज पर हमले कर रही हैं, इदारों को बदनाम कर रही हैं, इदारों में जो लोग हैं उनको आपस में तकसीम करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर चल रही हैं, लोगों को बगावत पर उकसा रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर कहा जा रहा था कि नैब की ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर वापस कर दी जाएगी। लेकिन आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब 7 अप्रैल को मरीम साहिबा को कोर्ट रूम में खुद पेश होना होगा। वो इस मौके पर खुद वहाँ पर मौजूद होंगी। अगर उनकी ज़मानत मनसूखी का फैसला आता है तो उनको कमरे अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर उनके वकला अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हो गए और अदालत को ये बताने में कामयाब हो गए कि मरीम साहिबा के हवाले से जो नैब की दरख्वास्त में जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो गलत हैं, मरीम तामुन कर रही हैं, नैब को जवाब दे रही हैं, तो फिर नैब की ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी और उसके बाद नैब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा। और अगर मरीम साहिबा की गिरफ्तारी होती है तो फिर ज़ाहिर है नून लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन वहीं पर कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल PDM ने जो फैसला करना है वो ये है कि क्या इस्तीफ़े दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर बड़े शदीद बरहम हैं, बहुत नाराज़ हैं जब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट उनके हारे हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमें हर सूरत में इस्तीफ़े देने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी कल ना सिर्फ ये कि इस्तीफ़े ना देने पर PDM को कायल करेगी, बल्कि पीपल्स पार्टी तो कल जो है वो लॉन्ग मार्च को मौखर करने की भी तजवीज़ पेश करेगी। और उसकी रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी को भी अंदाज़ा है कि इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल है वो बहुत संगीन हो चुकी है, तशवीशनाक हो चुकी है और बहुत ख़तरनाक हो चुकी है, और हुकूमत कभी इम्कान है कि हुकूमत जो है वो कोरोना की बुनियाद पर इस मार्च को ताकत के साथ रोकेगी और हुकूमत इजाज़त नहीं देगी कि आप पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पर लाएँ। यहाँ पर कोविड के जो हालात हैं इस वक्त इस्लामाबाद में वो बहुत संगीन हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में आप पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाएं, यहाँ पे उनको कोविड का शिकार करें और फिर एक्सपोर्ट कर दे कोरोना पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त जो है वो दोबारा जो वेंटिलेटर्स हैं वो कम पड़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा मरीज़ अस्पतालों में पहुँच चुके हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और महफूज रखे, एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए। और ऐसे हालात में लगता नहीं है कि हुकूमत PDM को लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त देगी, और इस बार लगता है कि इस एहतजाज को ताकत से रोका जाएगा और PDM को वो जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कोशिश और काविश है कि वो बड़ी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद लेकर आएँ, तो ऐसा नज़र नहीं आता। और साथ ही कल NA-75 के हवाले से इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है। जो तहरीक इंसाफ ने जो चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था कि पूरे हल्के में इंतखाबात हों, और साथ ही आज बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान हुकूमत ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। इससे जो हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन जो कि आईनी इदारा है उनमें तलखी बढ़ेगी और काफ़ी आने वाले दिन जो हैं वो सियासी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे 26 को लॉन्ग मार्च का ऐलान है, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो वीडियोज़ आई थी उनका इलेक्शन कमीशन से फैसला होना है। साथ ही सेनेट चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाना है। साथ ही शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की ज़मानतें जो हैं वो भी जो है वो उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में। मरीम साहिबा की भी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो मनसूखी की दरख्वास्त उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से फैसला होने। तो आने वाले जो 15 से 20 दिन हैं वो पाकिस्तानी सियासत में बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे, और ये 15 से 20 दिन पाकिस्तान की अगली सियासत का जो रुख है उसका तयन करेंगे। और अगले 2.5 साल जो इमरान खान हुकूमत के हैं उनका रुख भी मुतय्यन होगा और पता चलेगा कि अगले 2.5 साल इस हुकूमत के लिए सूरत हाल किस तरह की होगी। जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। नाज़रीन, जाने से पहले मैं हमेशा की तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करूंगी कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाए। किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर, उस ओहदे पर बिठाया जाए जो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करे, जैसा कि ये चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब जानबूझकर अपने ओहदे का, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।